Yes, good morning everyone. Good morning Shashi, Manju, Shimanchala, Amandeep, Sunil Kumar, Sushanta, Shiva, Nikhil, सबको very very good morning. Good morning to all my lovely students. जी और आशीर्वाद दे दिया भाई. शशिकांत, अमित्या, निखिल, शाहिद, मनीष, सुधांशु, जिसका भी नाम छूट गया है डेलिबरेटली नहीं छोड़ा है, तेजी से कमेंट जा रहा है. दिव्या, ललित, विवेक, श्रावण, निखिल, गुरदिता, ऋषु, आशीर्वाद दे दिया भाई. आप आशीर्वाद नहीं भी मांगोगे बट फिर भी मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है. मे गॉड गिव यू इमेंस सक्सेस, गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. जल्दी से एग्जाम निकाल लो फिर आओ मुझसे मिलने. गुड मॉर्निंग मनीष, रमा, योगिता, पुनीत, जानवी, अमित, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स ऑल्सो. उनको भी मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग. उनको भी आशीर्वाद दे दिया. यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल. चलो, नाउ विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लास. बफरिंग हो रहा है. एक बार अपना नेट देख लो, एक बार रिफ्रेश करो. एक बार नहीं, 5 बार रिफ्रेश करो, सब ठीक हो जाएगा. गुड मॉर्निंग सना, राहुल. आज लास्ट डेमो है, ठीक है. ये जो डेमो है लास्ट 3 डेज से आपका यूट्यूब पे भी जा रहा है. वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तीनों यूट्यूब पे जा रहा है. आज डेमो का लास्ट डे है और मंडे से हमारा क्लास शुरू हो जाएगा. ओके, और लाइक यू पीपल मस्ट बी वेटिंग फॉर वर्ड पावर आपका मंडे से शुरू हो जाएगा. मंडे को हम टेक ऑफ के लिए रेडी रहेंगे. 1.5 घंटे को अपना शेड्यूल कर लेंगे. पहला 20 मिनट्स विल बी फॉर वोकैब, एक क्लोज टेस्ट, फिर ग्रामर, फिर नेक्स्ट डे वोकैब, पैसेज, ग्रामर डिवाइड करके पढ़ेंगे. ठीक है, 3 डेज मैंने ग्रामर पे फोकस किया है. मंडे से आपका वर्ड पावर शुरू हो जाएगा. ओके, एवरीडे आई विल बी गिविंग यू शीट्स एज होमवर्क. वैसे कल भी मैंने होमवर्क के लिए शीट दिया था. पहले तो एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करिए. हाँ, कल का शीट मैंने दिया था, उसे बनाया है कि नहीं. कल का होमवर्क मंडे को डिस्कस करेंगे. कल का होमवर्क क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये PDF नहीं भी है बट बहुतों के पास आ गया है, तो वो हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे. ओके, नो नीड टू वरी. सारा प्रीवियस पेपर का क्वेश्चंस है वो हम मंडे डिस्कस कर लेंगे. आज मैं स्टार्ट करूंगी वर्क. डेमो भी खत्म हो जाएगा मंडे से, मतलब आज के बाद. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. वेलकम महाराष्ट्र, वेलकम. हाँ, ऐसा नहीं होता है ना कि आपको जो होमवर्क दिया है सारा बन ही जाएगा. ऐसा थोड़ी होता है 100% बन जाएगा. वो सब हम डिस्कस करेंगे. शुरू में दिक्कत आती है, डिस्कस करेंगे. यही सोच के डिस्कस करेंगे ना कि आगे आपको फिनाले में दिक्कत ना आए. चलो, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए. शुड वी स्टार्ट? वर्ब स्टार्ट किया जाए. भगवान का नाम लेके वर्ब स्टार्ट करते हैं. वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. जो पढ़ चुके हैं वो तो जानते ही है कि वर्ब बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है. जहां भी जाओगे वर्ब से ही टकराओगे. और एक बार वर्ब पढ़ लोगे ना तो स्टूडेंट्स का खुद कहना होता है कि मैम वर्ब पढ़ने के बाद आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो इजी लगने लगता है, क्योंकि वर्ब में बहुत दिमाग लगाना है. और वर्ब आपका ग्रामर का स्केलेटन है, फ्रेमवर्क है, ढांचा है. हर जगह वर्ब मिलेगा आपको. जैसे आप सब्जेक्ट वर्ब में आपको पढ़ाऊंगी. सब्जेक्ट वर्ब टॉपिक में भी वर्ब है और वर्ब टॉपिक में तो वर्ब है ही. जब आप प्रेपोजिशन पढ़ोगे, प्रेपोजिशन में भी फ्रेजल वर्ब आएगा. वॉइस, टेंस देख लो. एक सेंटेंस का टेंस वर्ब से ही बनता है. टेंस में भी वर्ब से टकराओगे. एक्टिव, पैसिव और नरेशन, ये भी पूरा खेल है वर्ब का. ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. फिर आप एडवर्ब पढ़ोगे, वहां भी वर्ब है. एडजेक्टिव पढ़ोगे, वहां भी वर्ब है. क्वेश्चन टैग वर्ब है. तो व्हाट आई मीन टू से कि हर जगह वर्ब ही वर्ब है. सबका मैसेज आ रहा है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं देखूंगी जिसका जिसका मैसेज रेलिवेंट होगा, डाउट्स होगा, मैं बताते जाऊंगी. ओके, उसके लिए परेशान नहीं होना है. कल जो मैंने शीट दिया है वी विल बी डिस्कसिंग इट ऑन मंडे. ठीक है, मंडे को डिस्कस होगा. क्लास मंडे से फ्राइडे की है. कल तो इंडिपेंडेंस डे, कल तो क्लास होगी नहीं. वैसे भी सैटरडे नहीं होती है, मंडे से ही होती है. ओके, चलो, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट. ओके, दैट शुड बी द स्पिरिट. इफ आई आस्क यू, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज अ वर्ब, डेफिनेशन दीजिए. इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या होता है? ठीक है, बोलोगे मैम वर्ब क्रिया होता है. ये डेफिनेशन थोड़ी दिया, ये तो आपने ट्रांसलेशन किया. क्या होता है वर्ब?
शीट आपके स्टडी मटेरियल में, ठीक है, स्टडी मटेरियल, कल मैंने आपका स्टडी मटेरियल में अभी तक जो पढ़ाया है उसका PDF डाल दिया है, तो आप देख लो, स्टडी मटेरियल में चेक कर लेना। हाँ, व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? होमवर्क स्टडी मटेरियल में। हाँ, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज वर्ब, तो बच्चों ने बोला कि एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स वर्ब होता है, या डूइंग वर्ड्स, जिस वर्ब से किसी एक्शन, जिस वर्ड से, जिस शब्द से किसी एक्शन का पता चले, ये तो वर्ब होता है। बट ठीक है, आपका डेफिनेशन रॉन्ग नहीं है, बट दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। जरूरी नहीं है कि वर्ब हमेशा वर्ब एक्शन ही बताएगा, कभी कभी वर्ब स्टेट भी बताता है, कभी कभी वर्ब पोजेशन भी बताता है, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो अब आपको क्या बोलना है, व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब होता क्या है? वर्ब सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज अ वर्ब? अ वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब, एक वाक्य में वर्ब का काम क्या होता है? वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, कर्ता के बारे में बताता है। और किसी भी वर्ड को कर्ता होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज अ सब्जेक्ट, इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको क्या जानना है कि वर्ब क्या बताता है? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, व्हाट डज इट टेल अबाउट द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? ये क्या बताता है? ये बताता है कि व्हाट अ सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हर समय सब्जेक्ट कोई एक्शन करे ही, समटाइम्स सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट पर कोई एक्शन होता है। और इसी आधार पे बना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में वर्ब का कौन सा डेफिनेशन आता है? एक्टिव वॉइस में अ पर्सन डज समथिंग, बट इन पैसिव वॉइस अ पर्सन डज नॉट डू समथिंग। यहाँ पे पर्सन के साथ कुछ होता है, पर्सन पे कोई एक्शन किया जाता है। पर्सन यहाँ खुद काम नहीं करता है, कोई दूसरा उस पर एक्शन करता है। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव रेड इन हिंदी एज वेल, कि किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना एक्टिव वॉइस है और किसी काम का होना दैट इज पैसिव वॉइस। तो वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या किया या सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अ वर्ब ऑल्सो टेल्स अस कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है, या सब्जेक्ट का स्टेट क्या होता है, स्टेट भी बताता है। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, अ वर्ब टेल्स अस अबाउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी नाउन। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ब। मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। He gave a book to her. He gave a book to her. दूसरा, he was given a book by her. Next, he is intelligent. And then I write fifth sentence, I have a book. I have a book. वर्ब क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। इसके अलावा वर्ब स्टेट भी बताता है, पोजेशन भी बताता है। सी द 3 sentences। यहाँ पे ये वर्ब है, हियर ऑल्सो वी हैव वर्ब, एंड हियर ऑल्सो वी हैव वर्ब, हियर ऑल्सो। और यहाँ का वर्ब क्या बता रहा है? ही गोज टू स्कूल। यहाँ का वर्ब, उसका स्कूल जाने में एक्शन हो रहा है ना, स्कूल जाने में कोई एक्शन हो रहा है, एन एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय हर। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ही। यहाँ पे ही इज डूइंग समथिंग। व्हाट इज ही डूइंग? इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब एक्शन बता रहा है। और ही गेव अ बुक टू हर, यहाँ भी कोई एक्शन हो रहा है, देने के काम में एक्शन हो रहा है ना, ही ने एक्शन परफॉर्म किया, यहाँ भी वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर। यहाँ ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट एन एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन हिम। ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, उसको एक बुक दी गई हर के द्वारा। तो
तो वर्ब तो यहाँ भी है, यहाँ भी एक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पे एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है और यहाँ सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, कोई और आके इसे बुक दे रहा है, बट फिर भी वर्ब तो है ना, एक्शन तो दोनों जगह हो रहा है। ही इज इंटेलिजेंट, ये तीनों सेंटेंस में वर्ब एक्शन बता रहा था, बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ भी इज वर्ब, बट यहाँ का इज क्या बता रहा है, ठीक है, इट्स अ वर्ब, बट यहाँ का इज कोई एक्शन नहीं बता रहा। क्या बता रहा है यहाँ पे? यस यस, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस आशुतोष, नो नीड टू वरी, आई एम गेटिंग द मैसेजेस ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स। क्या बता रहा है यहाँ पे? स्टेट, उसकी स्टेट बताई जा रही है, क्या है वो? इंटेलिजेंट है, नो एक्शन बीइंग परफॉर्म, यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है, स्टेट। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ बुक, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एंड नीदर कोई अवस्था या स्टेट बताई जा रही है। व्हाट इज, यहाँ पे हैव वर्ब है, बट यहाँ का वर्ब क्या बता रहा है? वॉज इट, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द टाइप ऑफ वर्ब, यहाँ वर्ब बता क्या रहा है? इट्स डिनोटिंग पोजेशन, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, यहाँ पे मालिकाना अधिकार, इट्स डिनोटिंग पोजेशन। तो वर्ब कैन डिनोट पोजेशन ऑल्सो, वर्ब कैन डिनोट स्टेट ऑल्सो, एंड अ वर्ब कैन डिनोट एक्शन ऑल्सो, yes, you'll find na these small things will help you to a great extent when we will move ahead। छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगा, इतनी बारीकी से हम जो पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जब हम पार्टिसिपल इन्फिनेटिव की तरफ जाएंगे तो ये छोटी छोटी चीजें हेल्प करेगी। सबका मैसेज आ रहा है, यस। ये स्लाइड क्लियर है कि वर्ब क्या बता रहा है, ये हमने क्लियर कर दिया। एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे, इज इट क्लियर? आप कोई पूछे कि वर्ब क्या होता है तो फटाफट बताना, वर्ब क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है? पोजीशन, स्टेट और एक्शन। हाँ, ओके, आगे बढ़ा जाए। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे वही मैंने लिखा था, ये स्लाइड में, ये एक्शन बता रहा है, यहाँ भी एक्शन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ही खुद काम कर रहा है, बट यहाँ पे कोई और ही पे काम कर रहा है। आई हैव अ बिग हाउस, पोजेशन बता रहा है, और ही इज इल, स्टेट बता रहा है। यही चीज मैंने अभी आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वैसे वर्ब को ना, वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम अलग अलग डील करेंगे। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है और दूसरा मेन वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एक होता है एक्शन वर्ब, ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने वाला वर्ब, और एक होता है स्टेटिव वर्ब। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब को हम डायनेमिक भी बोलते हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, इज इन अ स्टेट ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? जनरली वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होता है ना, बट कभी कभी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव भी बताता है, बट कौन वाले वर्ब की? स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो उसके पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर स्टेटिव वर्ब होता क्या है। यस, और एक हमारा है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये सब आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 4 कैटेगरीज है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन क्या होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्शन, स्टेटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। हम लोग बारी बारी से करेंगे, ठीक है, बारी बारी से करेंगे। पहले हम इसको डिटेल में करेंगे, एक्शन और स्टेटिव वर्ब। माय गॉड, ट्रांजिटिव और इनसेंसिटिव, ये कौन सा वर्ब है? इनसेंसिटिव वर्ब, वो जीरेंड इन्फिनेटिव है ना, एंटीवायरस। जीरेंड इन्फिनेटिव तो नॉन
नॉन फाइनाइट में आ जाता है। नॉन फाइनाइट टू बी वर्ब्स वो वर्ब का प्रकार नहीं है, वो वर्ब का फॉर्म है, वो वर्ब का रूप है। टू बी वर्ब्स करने में पूरा 1.5 घंटा लगेगा। उसीलिए मैंने आपको बोला कि वर्ब चैप्टर में बहुत टाइम लगने वाला है। बच्चों का कंफ्यूजन है, बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मैम इतना पढ़ा लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये टू बी वर्ब्स होता क्या है। तो ये वर्ब का कहीं से भी, ये वर्ब का टाइप नहीं है, ये वर्ब का फॉर्म है। इसको अकेला टू बी वर्ब्स को करने में ना 1 घंटा पूरा लग जाएगा। बहुत डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यस, ये सब डिटेल में बता देना, मैं सब डिटेल में बताऊंगी रोहित, सब डिटेल में बताऊंगी। हाँ 8 होते हैं टू बी, पता है मुझे भी। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वर्ब का कौन सा कैटेगरी पढ़ेंगे? स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। ये जो वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है ना, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब, ये किस आधार पे, किस बेसिस पे वर्ब को स्टेटिव और एक्शन में बांटा गया है? बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन। क्योंकि वर्ब हमेशा एक्शन ही नहीं करता है, वर्ब कभी कभी बिना एक्शन, अब कभी कभी कोई काम नहीं हो रहा है फिर भी वर्ब है, स्टेट बताता है, पोजेशन में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब को किस आधार पे बांटा गया, बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन, वर्ब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। व्हाट आर द 2 टाइप्स? वन इज स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव, एंड द अदर इज डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब को आप एक्शन भी बोल सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेटिव वर्ड किससे बना है? स्टेट से। स्टेट बताना मतलब अवस्था बताना, और किसी चीज की अवस्था बता रही है। whenever you are denoting any state, तो that means there is no action। तो स्टेटिव वर्ब स्टेट बताता है और इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन वाला वर्ब है। नॉन एक्शन वाला वर्ब ही स्टेटिव वर्ब होता है। और डायनेमिक वर्ब कौन सा होता है? एक्शन वाला। ओके चलिए आगे। मॉडल्स तो वो अलग है, वो वर्ब का टाइप थोड़ी है, ठीक है। मॉडल्स तो एक अलग चैप्टर ही है। यस उज़मा, हेलो, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, इतना परेशान नहीं होना। चलो देखो, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, ये कौन सा वर्ब है? वो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है। यहाँ पे देयर इज नो एक्शन, सो इज ओवर हियर इज अ स्टेटिव वर्ब। इज यहाँ स्टेटिव वर्ब है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, और जानने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो है तो ये वर्ब, नो डाउट वर्ब है, मेन वर्ब है, बट ये स्टेटिव है। यहाँ पे देयर इज नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, सो दिस इज अ स्टेटिव वर्ब। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये भी स्टेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो ऑल दीज वर्ब्स आर स्टेटिव वर्ब्स। ओके नेक्स्ट वाला, ही गोज टू स्कूल एंड टाइम, जाने में कोई काम हो रहा है, सो गोज इज अ एक्शन वर्ब। ही रैन फास्ट, दौड़ने में कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ब। द मंकीज आर ईटिंग द बनानास, मंकीज बनाना ईट कर रहे हैं, कोई क्रिया हो रही है, तो ऑल दीज आर स्टेटिव, ऑल दीज आर एक्शन वर्ब्स, ऑल दीज आर एक्शन वर्ब्स। ओके मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, बट 2 मॉडल है, नीड और डेयर, वो ऑक्सिलरी में दोनों होता है। ओके यस, ये सारे एक्शन वर्ब्स, और ये क्या था? सारे स्टेटिव वर्ब्स। और भी आगे, ही लाइक्स इंग्लिश, उसको इंग्लिश पसंद है, और लाइक करने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लाइक करने में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। आई प्रेफर कॉफी टू टी, मुझे टी से ज्यादा कॉफी पसंद है। प्रेफर मतलब चूज करना, किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना, तो यहाँ भी स्टेटिव है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब ये देखो, ही ड्रोव द कार, ड्राइव का पास्ट टेंस ड्रोव होता है, कार चलाने में क्रिया हो रही है, एक्शन। आई रीच देयर, पहुंचने में भी कोई क्रिया हो रही है, ये एक्शन। तो ऑल दीज आर एक्शन एंड स्टेटिव वर्ब्स। यस ओके नहीं चिंकी शर्मा, हम स्टेटिव वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आई नो हिम, चिंकी ये देखो, आई नो हिम, और फिर मैंने लिखा ही इज स्मार्ट। ऐसा नहीं बोलना है कि स्टेटिव वर्ब को हम ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो हिम स्टेटिव वर्ब है, जानने में कोई क्रिया नहीं हो रही है। इज भी स्टेटिव वर्ब है, लेकिन आप चिंकी बताओ कि क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है? चलिए बताइए। नो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हाँ
नो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, नोट करने के लिए टाइम नहीं दे रही हूँ, तो चलो दे दिया भाई नोट करने के लिए। ललित दे दिया, टाइम दे दिया। हल्ला करो ना कि मैम बैकस्लाइड प्लीज, ऐसे करके बोलोगे ना, मैम बैकस्लाइड प्लीज। नोट कर लिया होगा, ओके। आई नो हिम, ये भी स्टेटिव है। आई नो हिम ही इज स्मार्ट, ये भी स्टेटिव वर्ब है। बट यहाँ पे कितना वर्ब है? एक ही वर्ब है। और जब सेंटेंस में एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब है। ही इज स्मार्ट, यहाँ पे इज जो है ना, यहाँ भी मेन वर्ब है। वो तो मैं आगे डिस्कस करूंगी, दोनों मेन वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब मेन वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, यस। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव पोजेशन बता रहा है, मालिकाना अधिकार बता रहा है। आई पोजेस अ पेन, ठीक है, पोजेशन बता रहा है, एक्शन नहीं है, बट फिर भी है तो ये मेन वर्ब ही ना। ओके, तो स्टेटिव वर्ब्स मेन वर्ब्स हो सकता है। स्टेटिव वर्ब्स और मेन वर्ब और ऑक्सिलरी अलग होता है, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में बैठा है कि इज एम आर। ये देख, कुछ ने अपने, इसको हटा रही हूँ, कुछ ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ कि इज एम आर was, were, has have had, do does did, is, हाँ दिमाग में बैठाया हुआ कि is am are was were, ये सब ऑक्सिलरी होता है। ठीक है, सही है, ऑक्सिलरी होता है, बट साथ में ये मेन वर्ब का भी काम करता है। वो तो आपको सेंटेंस में देख के डिसाइड करना है कि वेदर इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सिलरी और इट्स एक्टिंग एज एन मेन वर्ब, इज अ मेन वर्ब। आई हैव अ पेन, I have written, कंफ्यूज नहीं होता है। he is good और he is writing, ये देख, is am are auxiliary main सब हो सकता है। I have a pen, यहाँ पे have क्या है? What is have over here? What is have over here? कैसे जानेंगे? सेंटेंस देख के जानेंगे। अचल, देख के जानेंगे ना। आई हैव अ पेन, इन द फर्स्ट सेंटेंस यू हैव ओनली वन वर्ब, एंड इफ यू हैव ओनली वन वर्ब दैट इज अ मेन वर्ब। आई हैव रिटन, यहाँ पे दो वर्ब है, मेन वाला रिटन है तो हैव ऑक्सिलरी है। तो हैव इन अ सेंटेंस, वो तो सेंटेंस देख के आपको पहचानना है। हैव इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज एन ऑक्सिलरी ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। ही इज गुड, एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है मतलब मेन है। और ही इज राइटिंग, इसमें दो वर्ब है, मेन वाला वर्ब राइटिंग है तो ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी। yes, they can act as an auxiliary also, they can act as a main verb also. we'll be doing in detail जब हम auxiliary और main पढ़ेंगे। okay, yes, according to the sentence you have to decide कि whether it's auxiliary or main। हाँ, अब next पे आते हैं। तो एक बार बताइए, इज इट क्लियर? जो भी दिमाग में क्वेश्चन है, जैसे अभी उन्होंने पूछा कि क्या मैम ऑक्सिलरी वर्ब को स्टेटिव बोल सकते हैं? नहीं, मेन वर्ब भी स्टेटिव वर्ब हो सकता है। एक बार रिस्पॉन्ड करिए। हाँ, एसी ऑन है, एसी ऑन रखा है। अच्छा, एक देखो, एक का दिमाग लगा रहे हैं, मैम जो प्रेजेंट में होगा वो एक्शन वर्ब होगा। ऐसा कैसे? ही रीच्ड ऑन टाइम। अगर मैं आपको ग्रामर लिखने के, ग्रामर की बुक लिखने के लिए दे दूं तो ये तो जबरदस्त बनाई और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट में होगा वो मेन वर्ब होगा। माय गॉड, ही रीच्ड ऑन टाइम, ये पास्ट में है। पास्ट में भी मेन वर्ब हो सकता है, पास्ट में भी मेन वर्ब हो सकता है, और पास्ट में भी स्टेटिव वर्ब हो सकता है। ही वॉज इल मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और पास्ट में स्टेट भी बताया जा सकता है, पास्ट की अवस्था भी बताई जा सकती है। नहीं, हैव स्टेटिव वर्ब नहीं होगा नूतन, हैव स्टेटिव वर्ब नहीं होगा। हैव से तो आप पोजेशन बताते हो ना, पोजेशन। हाँ, यूनिक क्लासेस के यूनिक स्टूडेंट्स है। बुक लिख, ट्रिक्स कुछ नहीं होता है। गलती से भी इंग्लिश में ना ये ट्रिक्स मत करना। ओके, चलिए एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए, तब हम दूसरी तरफ जाते हैं। ये क्लियर हो गया है कि स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब क्या होता है? हाँ, पोजेशन वर्ब भी स्टेट ही बता रहा है ना।
हर वो चीज जहां एक्शन नहीं हो रहा है वो भी स्टेटिव वर्ब है, वो भी स्टेटिव वर्ब है। यहां से कैसे एरर आएगा मैं बता दूंगी। ओके, क्रिस्टल क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट। अब आप बोलोगे कि ये आपने क्यों पढ़ाया मैम, इससे क्या एरर आएगा? ये मैंने इसलिए पढ़ाया कि आपको एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब की जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने तो दिमाग में बैठाया हुआ है कि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। ठीक है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, लेकिन कभी कभी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव का भी यूज कर लेते हैं। कब? एक्शन वर्ड की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब होता है और स्टेटिव वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, यस। सो ये देखो, ही लुक्स, ही नहीं करो, ही ब्यूटीफुल कहां से हो जाएगा? शी लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली। और लिखा मैंने ही इज, इसको हम और भी डिटेल में करेंगे। ही इज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली, और ही एट द फूड हंग्री या हंग्रीली। इसमें लुक वर्ब है, इसमें लुक वर्ब है। अब बताओ कि ये स्टेटिव है कि एक्शन है? स्टेटिव है कि एक्शन है? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट पंकज यादव, कि ग्रांट कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, पहला वाला बताइए। मैम मेरा मसाज नहीं आ रहा है, आपका मैसेज आ रहा है। मैसेज का स्पेलिंग में मसाज क्या करोगे? मसाज में MASS होता है। आपका मैसेज आ रहा है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। लुक्स यहाँ पर मतलब शी लुक्स का मतलब है शी देख नहीं रही है किसी को। शी लुक्स मतलब वो देखने में सुंदर लग रही है। देखने में सुंदर लग रही है, ये कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है। वेरी गुड पीयू। शी लुक्स ब्यूटीफुल, सुंदर लग रही है, तो ये स्टेट बता रहा है, स्टेट बता रहा है। ठीक है, और आपको तो मतलब वर्ब की विशेषता, और ये जो है एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। और आपको लगेगा कि वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होने चाहिए ना, बट ठीक है, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, बट ये स्टेटिव वर्ब है ना। स्टेटिव वर्ब को कभी भी एडवर्ब डिस्क्राइब नहीं करता, एडजेक्टिव करता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल होगा, शी लुक्स ब्यूटीफुली नहीं होगा। शी लुक्स देखने में ब्यूटीफुल लग रही है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस जाओ। ही इज फीलिंग हंग्री या हंग्रीली। हंग्री एडजेक्टिव है और हंग्रीली एडवर्ब है। अब बताओ, शी इज फीलिंग, ही इज फीलिंग, ही इज फीलिंग, ये कौन सा वर्ब है? ही इज फीलिंग। माई मैसेज इज नॉट बीइंग सीन। ओके, कौन सा वर्ब है? ही इज फीलिंग। उसे भूख लग रही है, उसे भूख लग रही है, तो उसका एक स्टेट बताया जा रहा है ना। उसे भूख लग रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसे यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इस यहाँ पे ये जो इस फीलिंग स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ एडजेक्टिव लगता है। ही इज फीलिंग हंग्री। बट नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही एट द फूड हंग्री या हंग्रीली। ही एट, उसने सारा खाना हंग्री या हंग्रीली खा लिया। एट, एट में एक्शन हो रहा है। ईट का ही पास्ट टेंस, ईट का पास्ट एट होता है, और एट में एक्शन हो रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ का एट एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब हमेशा एडवर्ब लेता है। एक्शन वर्ड हमेशा एडवर्ब लेगा। यस, एक्शन है, एक्शन। तो दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि व्हाई शुड वी नो व्हाट इज एक्शन एंड स्टेट वर्ब, बिकॉज दिस एक्शन एंड स्टेट वर्ब दैट दिस इज रिलेटेड टू एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो विल बी डूइंग इन डिटेल व्हेन वी डू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ओके, आगे बढ़ा जाए। हंग्रीली, हाँ, बस अभी याद रखना है एक्शन वर्ब, एडवर्ब और स्टेटिव वर्ब, एडजेक्टिव। स्टेटिव वर्ब, एडजेक्टिव। एग्जाम में ये आता है, हाँ ना, टाइम पास कर रहे हो, एग्जाम में ये आता है। लास्ट एग्जाम्पल फिर से बता दीजिए। लास्ट एग्जाम्पल में देखो, उसने सारा खाना खा लिया, आदम भूखा था, सारा खाना एक साथ खा लिया, और खाने में कोई क्रिया हुई होगी ना, हाथ वगैरह उठाया होगा ना, तो यहाँ पे ईट
एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब हमेशा एडवर्ब लेगा। एडवर्ब कैसे पता चलेगा कि कौन एडजेक्टिव है कौन एडवर्ब है? बेसिक में क्या करवा रही थी, कैसे पता करेंगे कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? अभी बेसिक मैंने करवाया ना। हाँ चलो अब नेक्स्ट पे। अभी क्या क्या एग्जाम में आएगा ना, जब पेपर फेस करोगे तब मुझे याद करोगे, एग्जामिनेशन हॉल में याद करोगे मुझे। अभी हमने वर्ब का, अभी मैंने जो वर्ब का आपका दो पार्ट बताया, स्टेटिव और एक्शन, वो किस आधार पे था? एक्शन और नॉन एक्शन। अब मैं आपको वर्ब को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। भाई ये ट्रांजिटिव का बेस्ड ऑन इंट्रांजिटिव गायब हो गया है। यहां कुछ गायब हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव, ठीक है। और वर्ब का दो पार्ट होता है। अभी तो मैंने स्टेटिव और एक्शन बताए, फिर से मैं वर्ब को दो भाग में बांटूंगी, लेकिन अभी मैं जो दो पार्ट में बांटूंगी वो किस आधार पे? बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? अभी हमने 2 दिन फंडामेंटल का क्लास किया हमने। फॉर अ वर्ड टू बिकम एन ऑब्जेक्ट, उसे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए? हाँ बादल, आपका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, सबका आ रहा है। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन, बताया था ना। नाउन का काम क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। तो अभी मैंने जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिवाइड किया है, ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब को फिर से दो भाग में डिवाइड किया जाता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। यू मस्ट हैव रेड इन हिंदी एज वेल। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, नाउन या प्रोनाउन। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, इट डजंट टेक एन ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ओके तो ऑब्जेक्ट के आधार पे दो पार्ट में, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। लेकिन एक चीज याद रखना, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट किसका होता है? एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है। कल ही हमने इसको किया था, ठीक है। इसे लिखा था मैंने, ही गेव हर, या ये देखो, ही गेव अ रिंग टू हर। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, रिंग भी ऑब्जेक्ट है और हर भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। रिंग यहाँ पे नाउन है और हर प्रोनाउन है, दो ऑब्जेक्ट है। वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? जल्दी से बताओ, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट रिंग है, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद लगा है ना, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लगा है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। और अब मैंने आपको बोला कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, बट किसका ऑब्जेक्ट? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दो तरह का है। किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव होने के लिए उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, बट किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा तभी सेंटेंस ट्रांजिटिव होगा, यस, नॉट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से। और इसका नाम ही देखो ना, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांजिट, आपने ट्रांजिट वर्ड सुना होगा ना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसके नाम में ट्रांजिट है, मतलब ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। एक्शन ट्रांसफर हो रहा है मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक काम सब्जेक्ट कर रहा है और एक्शन जाके पड़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, इसीलिए इसका नाम ट्रांजिटिव पड़ा है। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। किसका ऑब्जेक्ट लेता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट लेता है। और इसका नाम ट्रांजिटिव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक्शन ट्रांसफर हो रहा है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके साथ कोई, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। और याद रखना है कि मैंने जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। किसका वाला? वर्ब वाला ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। और इंट्रांजिटिव का मतलब क्या? इन का मतलब, रूट वर्ड में इन का मतलब होता है नो।
ट्रांजिट का मतलब है ट्रांसफर, तो इसका नाम इनट्रांजिटिव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है। एक्शन ट्रांसफर होना मतलब सब्जेक्ट से जाके ऑब्जेक्ट पे पढ़ना, ऑब्जेक्ट पे पढ़ना। हाँ ओके, चलिए अब मुझे आप बताइए, अब तो लिख ही दिया है, बताओगे कि अब सेंटेंस देखो। मैं दोनों कमेंट कहाँ से पढ़ लूँ, यूट्यूब और सारा कमेंट एक साथ कहाँ से हो जाएगा। ओके चलिए बताइए, पहला वाला ये देखो, ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ भी स्टॉप वर्ब, ड्राइवर सब्जेक्ट स्टॉप वर्ब, हाँ, और यहाँ भी ये वर्ब है और यहाँ भी ये वर्ब। पहले वैसे तो आंसर लिख ही दिया है, पूछने की क्या जरूरत है, आंसर लिख ही दिया है। ओके चलो मुझे बताओ, ये पहला वाला वर्ब ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? हैज भी पोजेशन बताता है, हैज हैव हैड दोनों, ही के लिए हैज, दे के लिए। ये स्टॉप्ड है। अब मुझे बताओगे, अब मैं पूछ रही हूँ ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव, कैसे डिसाइड करना है? ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, कौन वाला ऑब्जेक्ट, वर्ब वाला, बट इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता। और ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन कोई और करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है और उसका प्रभाव जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। ये ट्रांजिटिव है। ये कैसे पता चला ये ट्रांजिटिव है? हाँ कैसे पता चला? ड्राइवर ने स्टॉप किया किसको, ट्रेन को। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और देखो एक्शन ट्रांसफर हो रहा है, काम तो ड्राइवर ने किया बट इफेक्ट तो जाके ट्रेन पे पड़ा ना। एक्शन ट्रांसफर हो रहा है ड्राइवर से ट्रेन पे, ड्राइवर ने रोकने का काम किया बट प्रभाव तो जाके ट्रेन पे पड़ा, रुका तो ट्रेन, तो यहाँ वर्ब ने डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट लिया, इसलिए ट्रांजिटिव हो। बगल में आंसर लिखा हुआ है, वो तो फटाफट देख लोगे, सब फटाफट देख लोगे। सही बोल रहे हो रोहित, पहले से लिख दिया है ऐसा। गुड गुड, मेरा काम है आपको बूस्ट करने के लिए गुड गुड बोलना, बट लिखा हुआ है। हाँ चलो प्रूफ करो कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ का स्टॉप इनट्रांजिटिव है, बट क्यों 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 बताओ। अच्छा आप मुझे बताओ, ये सडनली क्या है? अब मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है, कैसे आइडेंटिफाई किया करते हैं। अब हम यहां से शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस वाली चीज। ये बताओ कि ये सडनली क्या है? सडनली का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। अगर मैं पूछूं ना कि ये क्या है, ये वर्ड क्या है, तो अब देखो ये वाक्य में किसकी विशेषता बता रहा है? ड्राइवर सडनली नहीं है, ड्राइवर ने सडनली रोका, और स्टॉप्ड यहाँ पे वर्ब है। और वर्ब में भी कौन सा वर्ब है? स्टॉप में एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। तो यहाँ तो बात ही खत्म, यहाँ तो हमारे वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, ड्राइवर ने किसको रोका, क्या रोका, क्लियर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे ड्राइवर अचानक से रुक गया, ड्राइवर पे ही प्रभाव पड़ा, और यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है ना, बट सडनली तो एडवर्ब है। नेक्स्ट आइए, द लायन फॉट विद द वुल्फ। लायन ने वुल्फ के साथ फाइट किया, वुल्फ भी ऑब्जेक्ट है, वुल्फ ऑब्जेक्ट है। अब बताओ ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव? थर्ड वाला बताना, थर्ड वाला थर्ड वाला बताइएगा। थर्ड वाला क्या है? ट्रांजिटिव है। इंग्लिश मीडियम बैचेस, आई एम एक्सप्लेनिंग इंग्लिश एज वेल। ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? मैंने आपको बोला है कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आ गया तो वो ट्रांजिटिव ही हो, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है? किसका ऑब्जेक्ट है ये? यस, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होता है। सो दिस इज इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट वाला, द लायन किल्ड द वुल्फ। यहाँ लायन ने किल किया बट मरा तो जाके वुल्फ ना, तो यहाँ जो है वर्ब के पास डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ रहा है, सो दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव।
Okay. If I write the sun rises in the east. ये क्या है? ये rises ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? बताओ. ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? द सन. थर्ड वाला अगेन, रुको. थर्ड वाला अगेन, द लायन फॉट विद द वुल्फ. ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है. लायन ने किससे फाइट किया? वुल्फ से. ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो विथ लगा ये प्रेपोजिशन है, तो यहाँ क्या, यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. और अभी मैं बार बार एक ही चीज स्पेसिफाई कर रही हूँ कि वर्ब जो ट्रांजिटिव होता है, वर्ब हमारा जो ट्रांजिटिव होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो वर्ब को ट्रांजिटिव तब मानोगे ना जब वहां पे ऑब्जेक्ट आए. और किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट. बट यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी है. वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया. प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया तो इंट्रांजिटिव है. इंट्रांजिटिव. ओके. द सन राइजेज इन द ईस्ट. चलिए बताइए. यहाँ तो इन आ गया तो इसका ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे राइजेस क्या है? इंट्रांजिटिव है. इंट्रांजिटिव. 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 वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा कि कैसे पता करें कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है. एक बार फंडामेंटल्स वाला अभी जो किया उसको ठीक से देखो आप. और मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा. इंट्रांजिटिव. ओके. तो इज इट क्लियर? अभी हमने स्टेटिव वर्ब पढ़ा, एक्शन पढ़ा, फिर हमने ट्रांजिटिव पढ़ा, फिर हमने इंट्रांजिटिव पढ़ा. क्लियर? एक बार रिस्पॉन्ड करिए फिर आगे बढ़ते हैं. आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेज. एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, फिर हम फॉर्म्स भी पढ़ेंगे. ओके चलो क्लियर है. क्लियर. मूव अहेड. फिर हम वर्ब के फॉर्म्स पे जाएंगे. फिर एक टाइप का और पढ़ दो. कल वाला होमवर्क हम लोग मंडे को करेंगे. मंडे को. अब एक और वर्ब होता है, वो है ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी को भी, ऑक्सिलरी मतलब सहायक, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स. ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स. और एक होता है मेन वर्ब. इसको ऐसे किसी के आधार पे नहीं बांटा गया है. ये तो आप सेंटेंस देख के डिसाइड करोगे कि वेदर सेंटेंस में वो ऑक्सिलरी है कि मेन है. और ज्यादा कंफ्यूजन इज एम आर के साथ होता है. लेट मी गेट. ऑक्सिलरी इज हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी का काम क्या होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना. बट जरूरी नहीं है कि हमेशा, जरूरी नहीं है ना कि सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए. कभी कभी सेंटेंस बगैर हेल्पिंग वर्ब का भी आ सकता है. सेंटेंस में अकेला मेन वर्ब भी आ सकता है. बट जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमेशा मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है. ठीक है. ऐसे तो चलो देखो कितना, व्हाट शुड आई से, ऑक्सीमोरोन, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बात है. जैसे आप क्या पढ़ते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना. इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब्स. ये मेन वर्ब को हेल्प करता है. बट ऐसा कैसे? क्योंकि मेन वर्ब को तो इसकी हेल्प की जरूरत है ही नहीं. कभी कभी तो मेन वर्ब बगैर ऑक्सिलरी के भी आ सकता है, इसको जरूरत नहीं पड़ती. इनफैक्ट ऑक्सिलरी वर्ब को ही तो मेन की जरूरत पड़ती है. फिर भी लिखा हुआ मिल जाता है कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है. बट मेन वर्ब को इसके हेल्प की जरूरत नहीं है. ये बिना ऑक्सिलरी के भी आ सकता है. बट जरूरत तो इसको है मेन वर्ब की. English, yes, English medium students. See, most of the students they demand bilingual.
Okay, so I have to go bilingual, but I make it a point that I first I try to explain it in English, then I translate into Hindi. एडवर्ब और एडजेक्टिव देखकर कैसे पता चलेगा भाई, ये तो मैंने समझा दिया. आई थिंक थंडर एक्स वाई आपने लास्ट 2 क्लास नहीं देखा है, लास्ट 2 क्लास नहीं देखा. अब चलो आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ, आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओगे. He did the work. He did the work. He did not come. Did he complete the work? क्योंकि do does did auxiliary main सब होता है. डोंट आस्क ना, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछो जो थोड़ा सा, देखो मैं बता रही हूँ, अभी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछना है ना जो आपने पढ़ा नहीं है. आपने अभी पढ़ा नहीं है, जैसे वो बोल रहे हैं, ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप मेरी टेस्टिंग कर रहे हो. तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ो. जैसे वो बोल रहे हैं ही हेल्प्ड हिज वाइफ क्लीन द रूम. ऐसा ऐसा पूछ के ना, जैसे हो सकता है पहले से आप पढ़े हुए हो और ऐसा लग रहा है मेरी टेस्टिंग कर रहे हो, तो मैं बोल दूंगी ये मेन वर्ब है, और ये बोल दूंगी ही हेल्प्ड हिज वाइफ क्लीन द रूम, ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है. और ये कैसा वाला इन्फिनिटिव है? बेयर वाला इन्फिनिटिव. तो हमारे बाकी बच्चे जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि चलो हेल्प तो मेन वर्ब है, कि ये मैम ने इसको इन्फिनिटिव माना क्या है, क्यों माना, इन्फिनिटिव होता क्या है, और इन्फिनिटिव में भी बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है. तो वो सब क्वेश्चन अभी नहीं पूछना है, क्योंकि धीरे धीरे उस लेवल तक हमारा बैच जाएगा, इन्फिनिटिव वगैरह तक जाएगा. बट अभी नो इररेलेवेंट क्वेश्चंस. इट सीम्स एज इफ कि आप मुझे टेस्ट कर रहे हो. अभी जो पढ़ रहे हो उसी पे ध्यान दो. ओके हाँ, मैंने कहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, चलो मुझे बताओ क्वेश्चन. पहला वाला देखो, पहला वाला बताओ. ही डिड द वर्क, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं. डिड ही कंप्लीट द वर्क, इसमें क्वेश्चन. यहां भी डिड किया मैंने, यहां भी डिड किया, और यहां भी डिड किया. ना यू स्टूडेंट्स हैव टू कमेंट. चलिए बताइए. इन्फिनिटिव विदाउट, ये तो जो बच्चों को नहीं पता है वो तो कंफ्यूज होने लगेंगे ना. फर्स्ट वन, ही डिड द वर्क. अच्छा मुझे बताओ ये वर्क क्या है? ये वर्क क्या है? ये वर्क, इसके पहले द लगा है ना, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है ये नाउन है. ये वर्क नाउन, ये तो नाउन है. इसका और ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया. इसका मतलब है कि एक ही बचा है, एक ही वर्ब है, और जब भी एक ही वर्ब हो उसका मतलब है मेन वर्ब. एक ही वर्ब है मतलब मेन है, मेन है, मेन. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. मेन है, मेन. यस, मेन. और नेक्स्ट वाला बताओ, ही डिड नॉट कम. इसमें 2 वर्ब है, एक तो कम है, कम वाला मेन है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सिलरी. देखो यहाँ का डिड मेन वर्ब था और यहाँ का डिड ऑक्सिलरी. ये तो आपको ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी बोल देना. कोई आपसे पूछे डिड क्या होता है, तो आप बोलो इट डिपेंड्स अपॉन द यूसेज ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में इसका यूज कैसे है उसको देख के डिसाइड करोगे ना. यहाँ एक ही था मेन, यहाँ 2 है, ये ऑक्सिलरी और मेन. नेक्स्ट वाला देखो, डिड ही कंप्लीट द वर्क. क्या उसने वर्क को कंप्लीट किया? नेक्स्ट वाला देखो, डिड, और यहाँ पे कंप्लीट भी है. इसका मतलब है कि कंप्लीट मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑक्सिलरी है. तो डिड ऑक्सिलरी भी हो सकता है, डिड मेन भी हो सकता है. यस, वो तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे. अब अगर मैंने, ये वर्क तो नाउन था, कल ही मैंने आपको बताया था. जैसे वाटर, मैंने वाटर लिखवाया था. वाटर नाउन भी होता है, वाटर वर्ब भी हो सकता है. मैंने लिखा आई वर्क एवरी डे. यहाँ का वर्क तो वर्ब था, ठीक है. वर्क का 2 मतलब होता है. एक वर्क का मतलब होता है कार्य, काम, और एक वर्क का मतलब होता है काम करना. काम करने में कोई एक्टिविटी हो रहा है, सो दिस इज अ वर्क. सो वर्क ओवर हियर इज अ वर्ब, और यहाँ पे
नाउन, नाउन का काम कर रहा है। तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब को देखने के लिए आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस देखना है। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इट्स नॉट अबाउट ट्रिक्स एंड ऑल, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। यस, आगे बढ़ा जाए। एक बार रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद हम लोग अभी मैं नॉन फाइनाइट छोड़ रही हूँ, ठीक है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट अभी मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ, वो हम बाद में करेंगे, उसके पहले फॉर्म्स करेंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लियर है? यूट्यूब का भी कमेंट देख रही हूं मैं, क्लियर है? ये तो अभी तक हमने वर्ब का टाइप्स किया। ओके, टिल नाउ वी वर डूइंग द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। हम वर्ब का टाइप्स कर रहे थे, प्रकार कर रहे थे। नाउ विल बी डूइंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब का फॉर्म्स मतलब वर्ब्स के रूप, ठीक है। वर्ब के 5 फॉर्म्स है, V1, V2, V3, V4, V5। जनरली मैं बच्चों से पूछती हूँ कि V1 क्या होता है? मैम ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वेरी स्मार्ट। ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ या फिफ्थ है। तो भाई पूरा क्लियरली बताना है कि ये है क्या। V1, V2, V3, कई बुक्स में आप देखोगे ना कि V1 और V5 को वो एक ही कंसिडर कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, V1 और V5 एक ही होता है। सिंपली डिफरेंस क्या है कि V1 इज प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म, और V5 क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म। वो एक मान लेते हैं इसलिए ना कि दोनों सिंपल प्रेजेंट ही है, बस एक प्लूरल होता है और एक सिंगुलर होता है। ये हर स्टूडेंट को पता है कि नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, बट वर्ब में एस लगता है सिंगुलर बन जाता है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गो एंड गोस, बोथ आर प्रेजेंट टेंस बट दिस इज प्लूरल। वर्ब में, नाउन में एस लगता है प्लूरल, बट वर्ब में एस लग जाता है सिंगुलर। ही के साथ गोज लगा दिया, और दे प्लूरल है, उसके साथ गो लगा दिया। दोनों प्रेजेंट में ही है, बट एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो V1 और V5 सेम, ठीक है। V1 इज प्रेजेंट टेंस, V5 इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस, बट दिस इज प्रेजेंट टेंस प्लूरल। गो आएगा, और इसका क्या आएगा? गोज, गोज। उसी तरह राइट और राइट्स। और व्हाट इज V2? V2 इज पास्ट, सिंपल पास्ट, और पास्ट में गो का क्या आ जाएगा? वेंट, राइट का रोट। अब हमें पूरा बहुत, ये सब तो छोटे छोटे चीज क्लियर है, बट अब हमें फोकस इस पे करना है, ठीक है। V3 को पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, या V4 को? V3 फॉर्म कौन सा होता है? पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे तो बच्चे रट लेते हैं, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बट ये भी तो देखना है, V3 इसको पास्ट पार्टिसिपल, इसको पार्टिसिपल का नाम क्यों दिया गया? इसको V4 फॉर्म कौन सा होता है? ING फॉर्म। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम क्यों दिया गया? ये V1 V2 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, V1 V2 और V5 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे V3 एंड V4। एनी वन ऑफ यू आप मुझे बताओ कि वर्ब का 5 फॉर्म्स है, ठीक है। V1, V2, V3, V4, V5। पार्टिसिपल को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कुछ के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ओके, कुछ के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर मैम इसको पार्टिसिपल का नाम क्यों दिया गया, इन दोनों को, V3 और V4 को। पहले तो मुझे बताओ कि पार्टिसिपल का नाम सुना है? पार्टिसिपल का नाम सुना है? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग नॉन फाइनाइट भी पढ़ेंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिसिपल क्या होता है, थोड़ा बहुत पार्टिसिपल क्या होता है? नहीं सुना है? चलो अभी सुनो। नहीं सुना है तो अभी तो सुना है ना, मैंने यूज किया है। नहीं सुना है? अच्छा चलो ठीक है। वर्ब जो है कभी कभी वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। वर्ब एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। अभी ध्यान से सुनोगे, कमेंट्स वगैरह बंद करोगे, अपना कमेंट्स वगैरह अभी बंद करना है। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो हम उसे पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। और वर्ब का 2 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है,
एक तो V3, अभी मैंने वर्ब का 5 फॉर्म्स बताया आपको, और 5 फॉर्म्स में से 2 ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। ओके, 5 फॉर्म्स में से। और V3 जब एडजेक्टिव का काम करता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और जब V4 एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम पार्टिसिपल भी तो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव भी तो एडजेक्टिव है, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, या मैंने लिखा शी इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट। ये गुड एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव है। बट ये दोनों एडजेक्टिव है, गुड भी एडजेक्टिव है और स्मार्ट भी एडजेक्टिव है। बट यह क्या गुड और स्मार्ट पार्टिसिपल है? गुड और स्मार्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि एडजेक्टिव तो है और पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव ही होता है। ये गुड और स्मार्ट को आप पार्टिसिपल मान सकते हो। पार्टिसिपल जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसे पार्टिसिपल, अभी सब समझाऊंगी। नहीं नहीं, क्यों नहीं मानोगे? जब भी नो नो नहीं भेजो, ब्रैकेट में आंसर भी भेजो छोटा सा कि वाई कांट आई कंसिडर दिस गुड एंड स्मार्ट एज अ पार्टिसिपल। यस, वेरी गुड आरती, बिकॉज पार्टिसिपल होने के लिए उस वर्ड को पहले तो वर्ब बनना होगा, वर्ब बनना होगा, तब तो वो जाके पार्टिसिपल बनेगा। और वर्ब में भी कौन सा फॉर्म? V3 या V4। बट गुड कहीं से वर्ब नहीं है, गुड कहीं से वर्ब नहीं है और स्मार्ट कहीं से वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये पार्टिसिपल है नहीं, ये शुद्ध वाला, ये प्योर वाला एडजेक्टिव है, ये प्योर एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिखा, ये जो पार्टिसिपल है ना, ये नकली एडजेक्टिव है। नकली एडजेक्टिव मीन्स फॉल्स एडजेक्टिव। वैसे मुझे नकली नहीं बोलना चाहिए, मतलब फॉल्स एडजेक्टिव मतलब इसमें मिलावट है। मिलावट है मतलब है तो ये वर्ब, है तो ये वर्ब, बट दिखावा करता है एडजेक्टिव का। बट ये तो एकदम प्योर एडजेक्टिव है, ये वर्ब है ही नहीं। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑल पार्टिसिपल्स आर एडजेक्टिव्स, बट ऑल एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी पार्टिसिपल्स। अभी मैं बता रही हूँ, सेंटेंस लिख रही हूँ। ये लिखा मैंने, द न्यूज वॉज, अच्छा ये छोड़ दो, इजी वाला। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक। जो पूछ रही हूं बताओगे। ये एन जो लगा है, ये आर्टिकल किसके लिए लगा है? ये किसके लिए लगा है? दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक किसके लिए लगा है? आर्टिकल लगा है बुक के लिए। बुक के लिए बुक नाउन है, बुक नाउन है। अब बुक की विशेषता बता रहा है ना, कैसा बुक? इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग बुक की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव तो है, ये एडजेक्टिव तो। अब बताओ मुझे कि इसको प्योर वाला एडजेक्टिव मानोगे या इसको पार्टिसिपल मानोगे? क्या मानो? क्योंकि आईएनजी है ना, आईएनजी किस में लगता है? आईएनजी किस में लगता है? आईएनजी हम वर्ब में लगाते हैं ना, वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं। एक तो ये आईएनजी भी है और साथ में बुक की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव भी है। और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और कौन वाला पार्टिसिपल? प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट वाला इसलिए बोला मैंने V4 वाला, V4 फॉर्म ना, V4 फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये पार्टिसिपल है। एक तो आईएनजी लगा है और साथ में बुक की विशेषता बता रहा है, नाउन। और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म, वही आईएनजी फॉर्म। अगर मैंने इसी को ऐसा लिखा होता, दिस इज अ गुड बुक, ये बुक नाउन है और ये एडजेक्टिव है, बट गुड पार्टिसिपल नहीं है। पार्टिसिपल होने के लिए पहले तो उसको वर्ब होना होगा ना, बट गुड तो वर्ब है ही नहीं। गुड तो वर्ब का 5 फॉर्म्स में से कुछ भी नहीं है, तो ये पार्टिसिपल नहीं है, ये प्योर वाला एडजेक्टिव है, प्योर वाला एडजेक्टिव है। ओके, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करने लगे, इसीलिए हम इसको पार्टिसिपल बोलते। तो ये क्लियर हो रहा है? ये सेंटेंस देखिए, पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर कि इसका नाम पार्टिसिपल क्यों रखा गया? पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है।
और जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब पार्टिसिपल का काम करने लगे उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस। इंटरेस्टिंग वर्ब नहीं है, वो बुक की विशेषता बता रहा है ना, वो एडजेक्टिव है, बट आईएनजी है तो वर्ब भी है, तो यहाँ वर्ब भी है और नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है पार्टिसिपल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने लिखा द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। पहले तो बताओ कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बैकस्लाइड। आपके पास सारे पीडीएफ्स पहुंच जाएंगे, नो नीड टू वरी। याद रखना है, पार्टिसिपल होने के लिए सबसे पहले उसको वर्ब होना होगा, पहले वर्ब होना होगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3 फॉर्म और V4 फॉर्म, तभी वो पार्टिसिपल होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल नहीं होगा, वो तभी होगा जब किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अभी मैं बता रही हूं और भी सेंटेंसेस। नेक्स्ट, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, और मैंने लिखा द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम। जस्ट सी, ये सब अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। एक दो चीज ध्यान रखना है ना, ये एक दो चीज ध्यान रखना है कि इस बैच में जो आप आए हो ना, ये सोच के नहीं आए हो। कभी कभी बच्चों के दिमाग में होता है ना कि हम जो मैम वही पढ़ाइए जो हम पढ़ना चाहते हैं या जो हम समझना चाहते हैं, वो वैसा नहीं होता है कि इजी बच्चों को समझा दिया जाए और फीडबैक ले लिया जाए, मैम ने तो जबरदस्त पढ़ाया, सब समझ में आ गया, बट जब एग्जाम देने जा रहे हैं तब वहां पे फीलिंग आएगी कि इन्होंने तो मेरा टाइम बर्बाद किया। उस समय तो चीजें इजी लगती है और अच्छे से समझ में भी आ जाता है और लगेगा कि बहुत इजी है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन हमें एग्जाम का लेवल लेके जाना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है आपको। हाँ, अब सेंटेंस देखो, द ब्रोकन ग्लासेस, कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब भी होगा, और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। ओके, अब ये देखो सेंटेंस, दैट इज द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके सोनी, क्या लिखा है भाई? खटमल सोनी, वही है। एक मिनट, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। अब मुझे बताओ, यहां भी ब्रोकन है और यहां भी ब्रोकन है, और ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये नहीं बोलूंगी कि हमेशा थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव ही होगा, जब नाउन की विशेषता बताएगा तभी एडजेक्टिव होगा, और यहाँ भी थर्ड फॉर्म होगा। जहाँ के वर्ब के थर्ड फॉर्म से किसी एक्शन, जहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म से किसी एक्शन का बोध हो रहा है, किसी एक्शन डिनोट हो रहा है, तो उसको वर्ब मानोगे, और जब एक्शन डिनोट नहीं हो रहा, स्टेट बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव मानोगे। What is the difference between past participle and present participle? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे, पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, मैम कैसे पता चलेगा कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं और कब पास्ट। इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी पार्टिसिपल में। पहला वाला बताओ, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी ब्रोकन थर्ड फॉर्म। ब्रोकन ग्लासेस क्या है? नाउन, ठीक है, ग्लासेस नाउन है। कैसा ग्लासेस? ब्रोकन, टूटे हुए ग्लासेस को रिपेयर किया गया। मुझे ये बताओ, क्या यहाँ ब्रोकन में कोई एक्शन हो रहा है? ब्रोकन में कोई एक्शन हो रहा है? वेरी गुड ललित, ब्रोकन में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ तो ग्लासेस की विशेषता बताई जा रही है। कैसा ग्लासेस? टूटे हुए ग्लासेस। एक तो ये वर्ब का V3 भी है, साथ में ये ग्लास की नाउन की विशेषता भी बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाए तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। अभी तो मैंने आईएनजी वाला बताया था, पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, नेक्स्ट वाला, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम। क्या यहाँ का ब्रोकन किसी की विशेषता बताया जा रहा है? द ग्लासेस वर ब्रोकन, ग्लासेस को उसके द्वारा तोड़ा गया, हिम के द्वारा तोड़ा गया, पैसिव जा रहा है, तोड़ने में कोई क्रिया हो रही है, तो ये ग्लास की विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। यहाँ ग्लास को तोड़ा गया,
यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है तो ये पार्टिसिपल है ही नहीं, ये वर्ब है, वर्ब है। ऐसा नहीं है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव ही होगा, वो वर्ब भी हो सकता है जब एक्शन डिनोट करे, एक्शन डिनोट करे। ब्रोकन में कोई, ऊपर में ब्रोकन में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्लास की विशेषता बताई जा रही है एडजेक्टिव, और नीचे वाले में तो ब्रोकन बताया जा रहा है। यस, ओके। जैसे एक और स्लाइड बदल रही हूं, ठीक है। गोइंग कहां से एडजेक्टिव हो जाएगा, गोइंग कहां से एडजेक्टिव हो जाएगा, ये मैं थोड़ी बोल रही हूं कि हर बार आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव ही होगा। ओके, कभी कभी आईएनजी फॉर्म नॉर्मल वर्ब भी हो सकता है। ये देखो, अच्छा रुको, एक और सेंटेंस। एकदम आप लोगों ने क्या किया है ना, अपने दिमाग को इंग्लिश के एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में कर लिया, ये है, ये है, ये है, उसे आगे सोचना ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बोल क्या दिया कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, अब वहां से क्वेश्चन आया कि गोइंग एडजेक्टिव कहां से। मैंने ये भी तो बोला वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है, साथ में वर्ब भी होता है। वर्ब तभी होगा जब एक्शन हो रहा है, जब एक्शन नहीं हो रहा है, विशेषता बताई जा रही है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये देखो, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है ना, उसको डेवलप करने वाले कंट्रीज जो हो रहा है उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहां से वर्ब का शुरू होगा अंडरस्टैंडिंग। चलो अब सेंटेंस देखो, बताओ मुझे, ये डेवलप्ड क्या है और यहां डेवलपिंग क्या है, और यहां मैंने लिखा द कंट्री हैज डेवलप्ड, और कहां चला गया, द कंट्री हैज डेवलप्ड और द कंट्री इज डेवलपिंग। यहां भी है, यहां भी, क्योंकि इसी पे बेस सारा एरर्स आने वाला है, इसी पे बेस सारा एरर्स होगा, तो इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। चलिए बताइए आगे, ये सेंटेंस बताओ, यहां पे डेवलप्ड क्या है। एक तो ये डेवलप में ईडी लगा है, ईडी लगा के क्या बनाते हैं, ईडी लगा के हम पास्ट बनाते हैं ना, वर्ब में ईडी लगा के पास्ट बनाते हैं, और पास्ट टेंस किसका बनता है, वर्ब का है, वर्ब का। तो ये भी वर्ब है, वर्ब में आईएनजी होता है, और ईडी भी लगा के वर्ब को पास्ट बनाते हैं, और यहाँ भी आईएनजी, इसका मतलब है वर्ब है, दोनों वर्ब है। अब डिसाइड करना है कि ये असली वाला एक्शन वाला वर्ब है कि ये पार्टिसिपल है। डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ पे बताओ कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, हाँ ये V3 है, एक्शन हो रहा है, चुपचाप बैठे हुए सब। आप लोग के साथ वही प्रॉब्लम होता है कि आप लोग जो चीज रियल में एग्जाम में आता है उसको समझना नहीं चाहते, एकदम सीधा साधा चीज समझा दीजिए और बहुत अच्छा है। एक्शन नहीं हो रहा है, कैसा कंट्रीज डेवलप्ड, तो ये कंट्रीज नाउन है, कैसा, जो डेवलप हो चुका है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब है एडजेक्टिव है, ठीक है। और जब वर्ब, और ये कौन सा फॉर्म है, V3। वैसे डेवलप्ड का V2 और V3 सेम होता है, बट V2 नहीं मानेंगे क्योंकि V2 एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब ये देखो, द डेवलपिंग कंट्रीज, यहां भी कंट्रीज क्या है, नाउन, ऐसा कंट्रीज जो डेवलप हो रहा है, कैसा कंट्रीज डेवलपिंग, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन की, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे दोनों पार्टिसिपल था, यहाँ पे दोनों पार्टिसिपल था, बट एक पास्ट में था और एक प्रेजेंट में था। पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, आईएनजी है, मतलब अभी भी डेवलप हो रहा है, अभी भी डेवलप हो रहा है, यस, अभी भी डेवलप हो रहा है।
द कंट्री, हमको नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी समझ बढ़ाइए, नहीं तो पता चला दिस इज अ कैट और दिस इज अ रैट में ही रह गए हैं और 3 साल से कोचिंग कर रहे हैं और स्कोर ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो समझ बढ़ाइए। अब ये देखो, यहां द कंट्री हैज डेवलप्ड, कंट्री डेवलप हो चुका है, तो ये हैज क्या है, यहां पे डेवलप्ड क्या है, यहां डेवलप्ड, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, द कंट्री इज डेवलपिंग, इसके साथ ये तो ये एडजेक्टिव नहीं है ना, ये तो वर्ब है, काम चल रहा है, डेवलप्ड हो चुका है, कोई क्रिया हो रही है तो ये भी वर्ब है, ये दोनों वर्ब है, यस वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। तो इसीलिए एक बार आप मुझे बताइए, चलो क्लियर करिए कि इज इट क्लियर, क्योंकि ऐसा मैं देखती हूँ बच्चों से पूछना है ना, व्हाट इज थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म V1 V2 क्या होता है, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन, ऐसा रट लिया है इसको, रट के लिया, लेकिन आपको ये तो इजी है, V1 इजी है, V2 इजी है, V5 इजी है, बट प्रॉब्लम आपका V3 और V4 में है। जो दिमाग लगाते हैं ना वो मुझसे पूछेंगे कि मैम इसका नाम पार्टिसिपल क्यों दिया गया है, इसका नाम पार्टिसिपल क्यों है, क्यों पार्टिसिपल है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है, पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है, और V4 को पार्टिसिपल का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव का काम करता है, और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे वो पास्ट पार्टिसिपल है, और वर्ब का V4 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में ऑलरेडी काम हो चुका है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अभी भी उसकी विशेषता बताई जा रही है। हाँ, दिस इज अ कैट एंड दैट इज अ रैट एंड द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज अ कैट एंड दैट इज अ रैट। दिमाग लगाना होगा, लेवल आपको अपना हाई करना होगा, समझना होगा। अच्छा, why don't you take my name? Siddhi, I have taken your name. I have taken your name. Okay? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अब ये सेंटेंस देखो, सेंटेंस पे सेंटेंस करते जाओ, और कुछ दिमाग में आ रहा है तो भेज सकते हो, कुछ सेंटेंस अगर दिमाग में आ रहा है अपने साइड से भी भेज सकते हो। जैसे मैंने लिखा द इंसिडेंट इज शॉकिंग, ये इंसिडेंट बहुत शॉकिंग है, ओके, दिल दहलाने वाला, बहुत शॉकिंग। सबका क्वेरी देख रही हूँ मैं। द इंसिडेंट इज शॉकिंग, और फिर मैंने लिखा आई वॉज शॉक्ड। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को है। पेपर फेस करोगे ना, क्योंकि मैंने आपको बोला आप तैयारी कर रहे हो मेंस की, ठीक है, मेंस की तैयारी करोगे, प्री तो अपने आप निकल जाएगा। हाँ चलो बताओ, द इंसिडेंट इज शॉकिंग। अब मुझे आप बताओ, ये भी दिमाग में ट्रिक नहीं लगा लेना है। कई बच्चे ट्रिक लगाएंगे कि मैम इज एम आर के बाद अगर ING आता है ना तो उसको मेन वर्ब मान लेना है, क्योंकि इज एम आर तो ऑक्सिलरी होता है और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब माना है। पर ऐसा थोड़ी है, इज एम आर कभी कभी मेन वर्ब भी हो सकता है। अब आप बताओ, द इंसिडेंट इज शॉकिंग, ये जो ING है ना, या तो ये वर्ब होगा या तो यहाँ का ING एडजेक्टिव होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है। ये है क्या? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट योर फीडबैक मैम, गुड और ऐसा ऐसा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई ओनली वॉन्ट योर रिजल्ट, आई ओनली वॉन्ट योर रिजल्ट। और मुझे पता है कि आपके रिजल्ट के लिए मुझे तो मेहनत करना है, और साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ानी है एग्जाम लेवल तक। शॉकिंग क्या है? ING है ना, या तो कोई वर्ब ही हो सकता है या तो एडजेक्टिव हो सकता है। क्या यहाँ पे इंसिडेंट बहुत शॉकिंग था, वेरी भयावह, वेरी शॉकिंग। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है? हाँ, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इंसिडेंट, ये घटना बहुत भयावह शॉकिंग थी, ये घटना नाउन है, इसके पहले द लगा है, ये नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव है, बट हम इसको एडजेक्टिव भी नहीं मानेंगे, शुद्ध वाला, प्योर वाला, क्योंकि ये पहले तो ये ING है, ING है मतलब वर्ब है, और जब वर्ब का ING फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको एडजेक्टिव ना बोल के प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यस। नेक्स्ट वाला,
अब थोड़ा माई यूट्यूब व्यूवर्स, एक बार यूट्यूब व्यूवर्स का मैं कमेंट देख रही हूँ, ओके, नहीं तो यू विल अक्यूज कर दोगे कि आप तो सिर्फ जो ऐप पे है उन्हीं को देख रहे हैं। एक बार हमारे यूट्यूब व्यूवर्स कमेंट कर देंगे, इज इट क्लियर? बताओ, इज इट क्लियर? दीप्ति बोल रहे इट्स क्लियर मैम। आईएन वो तो आगे, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम करता है, तब वो जीरेंड होता है, वो हम आगे बढ़ेंगे तब जीरेंड होगा। यस, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक कर देना भाई यूट्यूब वाले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जब तक नहीं बोलूंगी करेंगे नहीं, चुपचाप पढ़ के चले जाएंगे। ओके और अब देखो, आई वॉज शॉक्ड। अब बताओ नीचे वाला सेंटेंस। नाउ आई एम गेटिंग मेनी थिंग्स क्लियर। अभी तो बहुत सारी थिंग्स क्लियर होने की जरूरत है। आई एम शॉक्ड। चलो इसको दूसरा स्लाइड लेती हूँ, साफ वाला स्लाइड। आई हैव अ हैबिट कि मैं गंदा कर देती हूँ बोर्ड को। आई एम शॉक्ड। अब बताओ व्हाट इज दिस? शॉक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब मुझे बताओगे कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है, क्योंकि कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब आपका दिमाग कहाँ जाएगा? हाँ V3 है, V3 तो कंफर्म है, V3 तो कंफर्म है। अब कुछ बच्चे अपना दिमाग क्या लगाएंगे कि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और सेंटेंस पैसिव जाता है। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, पैसिव में इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बट अब मुझे बताओ, क्या ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है? इज दिस सेंटेंस पैसिव? आई एम शॉक्ड, मैं शॉक्ड हूं, मैं काम कर रही हूं, तो यहां पे हमारा डूअर एक्टिव है, तो ये सेंटेंस गलती से भी पैसिव मत समझना, ये तो एक्टिव है, ये तो एक्टिव है, ठीक है। आई एम शॉक्ड, इसको पैसिव समझोगे ही नहीं, और जब ये पैसिव नहीं जा रहा है तो इसको V3 मानोगे ही नहीं, ये तो पैसिव है नहीं, इसको पैसिव वाला V3 नहीं मानोगे। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। आई एम शॉक्ड, मैं क्या हूं, मैं शॉक्ड हूं, ये वर्ब है ही नहीं। वर्ब तो इसको तब मानते हैं ना जब ये पैसिव जाता है, पैसिव में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ये एडजेक्टिव है। आई की विशेषता बता रहा, आई प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है, V3 है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव नहीं है। यस, वेरी गुड मिंटू बाबा, मुझे पता था। और बच्चे बहुत सारे कमेंट में भेज भी रहे हैं कि मैम ये सेंटेंस पैसिव है। कहां से पैसिव हो गया? कहां से पैसिव हो गया? पैसिव तो तब होता है ना जब डूअर इनएक्टिव हो। यहाँ तो डूअर एक्टिव है, मैं खुद शॉक्ड हूं, तो ये एक्टिव है, पैसिव गलती से भी नहीं बताना। और V3 वर्ब है ही नहीं, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। यहाँ शॉक्ड स्टेट बता रहा है, स्टेट बता रहा है। यस, इज इट क्लियर? It's active, yes, it's active, Prince Charlie. I was shocked. All clear. चलो आगे बढ़ते हैं। तो you have to decide। और अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं, अभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पार्टिसिपल नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ हमें पार्टिसिपल के जो पार्ट की जरूरत थी हमने कर लिया। क्योंकि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि मैम कब V3 भी तो एडजेक्टिव है, कब V4 लगाते हैं? दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। V3 भी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, और V4 भी एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कैसे पता चलेगा? दोनों तो एडजेक्टिव है कि कब पास्ट लगाएंगे, कब प्रेजेंट लगाएंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया, जब कंटिन्यूअस में हो, जब कंटिन्यूअस में जा रहा है, काम अभी भी चल रहा है, तो V4 लगाना, काम कंप्लीट हो गया तो V3 लगाना। बट नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा, जब भी फीलिंग्स बताई जाती है, जब भी फीलिंग्स बताई जाती है ना, तो वहां पे भी हम V3 लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई वॉज शॉकिंग, ये गलत है ना, आई वॉज शॉकिंग नहीं होगा, आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज शॉक्ड क्योंकि आई अपनी एक फीलिंग बता रहा है, ठीक है, आई अपना एक इमोशन बता रहा है शॉक्ड होने का। और जब भी इमोशन बताया जाता है ना, लिविंग पर्सन कोई अपना इमोशन बता रहे हैं, तो वहां ING लगाएंगे।
ING लगाएंगे नहीं, वहां क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। लिखा मैंने, दिस इज एन इंटरेस्टेड बुक, दिस इज एन इंटरेस्टेड बुक। और इंटरेस्टेड वर्ब का V3 फॉर्म है। वर्ब का V3 फॉर्म जनरली हम तभी लगाते हैं जब कोई फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होगा, इंटरेस्टिंग। बट स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, तो वहां तो स्टूडेंट्स अपनी फीलिंग बता रहे हैं इंटरेस्ट की, तो वहां पे V3, वहां पे V3। ओके, आगे बढ़े आप। आज लग रहा है दिमाग पे ज्यादा जोर डाल दिया है, इस स्लाइड को समझाने में सब दिमाग कुछ ज्यादा खर्च हो गया डेटा के साथ साथ। इज इट क्लियर? इट इज क्लियर होगा, इट इज क्लियर्ड नहीं होगा, इट इज क्लियर इट इज क्लियर होगा, क्लियर्ड नहीं होगा। एक क्लियर का मतलब होता है ना साफ करने के सेंस। आज दिमाग कुछ ज्यादा लग गया है। वर्ब में अभी बहुत दिमाग लगना है। अभी तो नॉन फाइनाइट आएगा ना, पार्टिसिपल इन्फिनेटिव आएगा, पॉजिटिव वर्ब आएगा, बट यू विल एंजॉय क्योंकि जब वर्ब पढ़ा देती हूँ तो उसके बाद बच्चे बोलते हैं मैम मजा आ गया वर्ब में। क्लियर? ये क्लियर हो गया वर्ब का फॉर्म्स। V1, V2, V1 इज प्रेजेंट टेंस, V5 इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट ये प्लूरल सिंगुलर ये भी है। और पास्ट पार्ट, इसका V3 का नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, क्योंकि, और V4 का नाम पार्टिसिपल क्यों पड़ा, बिकॉज यही दोनों फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, मेडिटेशन, वी आर रेडी। ओके, लेट मी सी ये जोश कितने देर तक कंटिन्यू करती हूँ। ये शुरू में तो बहुत जोश रहता है, धीरे धीरे जोश, आई वॉन्ट दिस जोश आगे भी कंटिन्यू रहे। हाँ, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम वर्ब का कुछ फॉर्म्स करेंगे। ठीक है, वर्ब का फॉर्म्स में से हम कंपेयर करते हैं V1, V2 और V3 का। यू विल एंजॉय, जब आप वर्ड पावर क्लोज टेस्ट करोगे ना तो और भी एंजॉय करोगे। और ठीक है, और एक दो चीज और है कि अगर होता है, हम लोग इंसान है, हर चीज पहली बार में नहीं समझ में आ जाती। जितना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अच्छी बात है, कंफ्यूज हो रहे हो मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो। जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है ना, उसको कोई भी मतलब समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, तो दोबारा देख लेना, ऐसा थोड़ी है कि हर बार पहली बार में ही सब समझ में आ जाता है। दोबारा देख लेना, नोट्स जरूर बनाना, नोट जरूर बनाना। V1, V2, V3 इन द बुक्स एंड ऑल ना, तो यू विल सी कि 7-8 पेज का V1, V2, V3 दे देते हैं। बट मैं आपको यहाँ बुक छापने के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है, टीचर का काम क्या होता है ना कि समंदर में से वो एक्सट्रैक्ट करके बच्चों को देना जो उनके एग्जाम में आता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश यू पीपल हैव टू स्टडी मैथ्स, रीजनिंग एंड GS। तो टीचर का काम होता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजिंग, इसलिए पढ़ना ही नहीं है। इसलिए टीचर का काम होता है कि बच्चों का काम आसान कर देना। आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, 24 आवर्स ही टाइम है, बट मेरे पास 48 आवर्स है। तो मेरा काम है कुछ ऐसा करना ना जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े, सिर्फ मैं ही मेहनत कर करके आपको स्पून फीड करते रहूं। ये जो मैंने बोला आपने उसको किस वे में लिया? दिस वॉज सरकाजम, दिस वॉज व्यंग, दिस वॉज सरकाजम, दिस वॉज सरकाजम। आप क्या बोल रहे हैं आप हिंदी में बात करो। माय गॉड, मैं हिंदी बोल रही हूँ। हाँ, ये सरकाजम था कि होता है ना, कुछ नहीं करना है, बस आप आ जाइए, मैं आपको ऐसे ऐसे नुस्खे ट्रिक्स दूंगा कि आपको कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। याद रखना है 70% बच्चे जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मतलब सॉरी, जो बच्चे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो 70% मेहनत उनकी होती है। हम टीचर्स 30-40 जो भी है आपको गाइड कर देते हैं कि ये सिलेबस में है, ऐसा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, बट अल्टीमेटली मेहनत तो आपकी ही होती है। क्लास में तो हम लोग सबको सेम पढ़ाते हैं, ठीक है, सबको ही सेम पढ़ाते हैं, बट कुछ का 190 आएगा, कुछ का 120 भी आ जाए, कुछ का 90 भी आ जाए, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रह गई है ना। हाँ, स्पून फीडिंग कुछ तो है ना कि मैम कुछ ऐसा करिए ना। वर्ड पावर में बार बार रिपीट करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है। इट वॉज अ सरकास्टिक वे। हाँ, तो व्हाट वाज आई टेलिंग कि V1, V2 आपके बुक्स में
6-7 पेज का दे देते हैं, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, आई कैन अंडरस्टैंड, वो इजी वाले का भी दे देते हैं, बट हम लोग क्लास में क्या करेंगे, कुछ 60-70 V1 V2 करेंगे, हो सकता है मतलब 60-70 में हो जाएगा, 100 भी जा सकता है, कुछ 60-70 V1 V2 करेंगे जो रियल में आपके एग्जाम्स में आता है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसे आपको पेज नहीं भरना है, नोट्स नहीं छापना है। स्कॉनफुल रिमार्क्स, मैम अलग पढ़ाती हैं, हाँ बुक्स वगैरह मैं लेने के लिए मना करती हूँ, बुक्स लेने के लिए मना करती हूँ। यूट्यूब व्यूवर्स क्या है भाई, इतना सब क्लास कर रहे हो और कुछ फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश कोर्स, मुझे लाइक नहीं करना है, मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। बच्चों का कहना होता है मैम कितना क्वालिटी कंटेंट देते हो, मेहनत करते हो, बट ये सब लाइक नहीं करते, चुपचाप पढ़ के चले जाएंगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है, ये मैं आगे बताऊंगी। अंडरस्टैंडिंग स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, ओके। स्टेटिव वर्ब का एक इसमें से बहुत सिंसियर स्टूडेंट है जो हर दिन नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करके दिखाते हैं कि मैम मैंने नोट्स बना लिया है। अच्छा, एक बोल रहे हैं जो भी डाउट्स है, अल्टीमेटली डाउट से ही सब क्लियर होने वाला है, अल्टीमेटली डाउट से ही सब क्लियर होगा, तो अपने डाउट्स वगैरह भेजिए। जैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, एक ने बोला आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, अब बताओ ये क्या है। अभी तो बहुत सारे, जब आपको यूट्यूब पे इतना ज्यादा आपको कंटेंट दिया है तो सब पेड क्लास में तो मेरी अकाउंटेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है ना। यूट्यूब पे तो मुझे नहीं डांटोगे आप कि चलो फ्री है, जब जब मैम को टाइम मिल रहा है डाल रही है, बट पेड क्लास में तो मुझे एकदम पीछे पड़ जाओगे। हमने पे किया है आपको, इसलिए इधर उधर कंटेंट में कोई कमी मत रखिएगा। आई एम टायर्ड, पहले बताओ कि क्या ये वर्ब, हाँ वर्ब का, चलो वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्शन बताता है, कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है, और कभी कभी आप थर्ड देख के पैसिव भी समझ लेते हो। पहले क्लियर करो कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है कि पैसिव है। हाउ कैन यू परचेज द कोर्स, लिंक डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्टिव, दिस इज एक्टिव। आई एम टायर्ड, मैं टायर्ड हूं, मेरे बारे में बोली जा रही, एक्टिव है, एक्टिव है, इसको गलती से भी पैसिव मत समझना, ये एक्टिव है। हाँ चलो बताओ, एक्टिव है। अब बताओ कि क्या मैं थकी हुई हूं, आई एम टायर्ड, क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। V3 एक्शन भी बताता है, स्टेट भी बताता है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं आ रहा, नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड। यहाँ पे स्टेट बताया जा रहा है, मैं थकी हुई हूँ, स्टेट बताया जा रहा है, आई की विशेषता, सो दिस इज एन एडजेक्टिव, और खास करके एडजेक्टिव भी है, V3 भी है साथ में, सो दिस इज अ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, नो एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड। एक बार वीडियो और देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी क्या करती हूँ ना, क्योंकि अभी वैसे भी टाइम हो रहा है, अधूरा छूटा रह जाएगा। अब मैं V1 V2 आपको सारा करवाऊंगी, मेन वाला, ठीक है, मेन वाला V1 V2 करवाऊंगी, उससे कैसे कैसे एरर्स आता है, क्योंकि अभी मैं तो टाइम कम है, करवाऊंगी भी तो वो पूरा होने वाला नहीं है, एंड आपके पास 2 दिन है। मुझे पता है कि जब हम मंडे मिलेंगे तो आधा से अधिक भूल चुके होंगे, 24 घंटे में तो पूरा साफ हो जाता है, नहाओगे कल सुबह पूरा साफ हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं नहाना, यहाँ से नहाना, जब तक CGL खत्म नहीं हो रहा है, माने CGL का कोई भी एग्जाम्स है, तो ताकि दिमाग में रहेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो सेशन को एंड करती हूँ एक बार। हाँ, मंडे से डेमो नहीं होगा यूट्यूब पे, मंडे से आपका जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो मिलेगा यूट्यूब व्यूवर्स को, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं, जैसा चलते आ रहा है लास्ट 2 ईयर से। और थैंक यू। PDF डाल दिया है स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में PDF है। हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन। हाँ, और आज लास्ट डे है, आपके कहने पे जो इल्जाम लगाया था ना मैम हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमने रजिस्टर किया था, आज एनरोलमेंट का, एडमिशन का लास्ट डे है 50% डिस्काउंट के साथ। तो कोशिश करो आज 12 o'clock, रात मिडनाइट 12 o'clock से पहले फटाफट एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। डिस्काउंट फी आप खुद पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं,
अभी तो हमने ग्रामर ही किया, अभी हमारे पास आपको क्वालिटी कंटेंट मिलने वाली है एंड 1999 यू विल फील, जब बैच खत्म होगा ना तो आप खुद फील करोगे, मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद फील करोगे कि 1999 का फी कम था, कम था। जय हिंद, जय हिंद। नोट्स अपने बनाने। ओके, थैंक यू रितेश। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके जाके एडमिशन ले सकते हो। यूपीआई वगैरह वो सब में दिक्कत हो रहा है ना, पेटीएम वगैरह, तो आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। एक स्टूडेंट ने बहुत इनोसेंटली पूछा कि मैम मेरे पास तो डेबिट कार्ड नहीं है, मेरे पास तो एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड नहीं है। तो मैं बोला सो इनोसेंट, सो इनोसेंट। तो अभी मैं एक FAQ बनाऊंगी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में क्या डिफरेंस है। सेम है दोनों बच्चे, लेकिन हमारे बच्चे इतने इनोसेंट है। रिवीजन कर लेना। बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स। यूसी लाइव विशेज इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय स्टूडेंट्स, यूट्यूब व्यूअर्स, माय यूसी लाइव स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन। चलो एंड करती हूँ, मंडे को मिलेंगे। जिसने होमवर्क नहीं किया है करके रखिएगा, और ज्यादा होमवर्क नहीं करना है, थोड़ा एंजॉय कर लो। ऐसा पढ़ना है ना, शुरू में बर्डन नहीं ले लेना है। होमवर्क जिसने नहीं किया है उसको करके रखिए। अब मंडे को डिस्कस करेंगे एंड मंडे को विल स्टार्ट विद वर्ड पावर, क्लोज टेस्ट एंड ऑल। ओके, चलो लेट्स एंड द क्लास। मंडे को वोकैब होगा, मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर वोकैब। वोकैब के लिए अलग से कॉपी बना लीजिए। ओके, चलो फाइनली एंड कर रही हूँ क्लास।